हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए जो आप लोग का झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है या इसके अलावा जो आप लोग का हरियाणा में का जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है कॉमर्स का या किसी भी और तरह का आपका एग्ज़ाम हो जो इसमें कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आने हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे इस वीडियो में जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से मैं आप लोग की प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी, जिससे कि कॉमर्स में जितनी भी आप लोग को चीज़ें तैयार करनी है वो एक के बाद एक आप लोग का प्रिपेयर होता जाएगा और अपनी प्रैक्टिस को आप चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका कौन सा पोर्शन वीक है जिस पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विदेशी विनिमय जो स्वीकृत करेगा, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पूछ रहा है आयात के लिए पूछ रहा है, यानी कि विदेशों से जब हम चीज़ों को परचेज कर रहे होते हैं, इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो विदेशी की जब बाहरी कंट्री से हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी फॉरेन करेंसी का यूज़ होता है, तो उसका यूज़ करते हैं। जब तो कौन से बैंक का को माध्यम बनाते हैं, कौन सा बैंक उसको स्वीकृत करता है, एग्जिम बैंक, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, रिजर्व बैंक या फिर विनिमय बैंक। तो उसे कौन करता है, उसे रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक के थ्रू हम इस कार्य को कर सकते हैं कि विदेशी विनिमय को हम स्वीकृत करा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिया हो चालू अनुपात 2.5, त्वरित अनुपात 2.5, शुद्ध कार्यशील पूंजी 30,000, चालू दायित्व होगा। यहाँ पर आपको करंट रेशियो बताया है और आपको बता दिया है साथ में क्विक रेशियो, और हमें पता है कि नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है। अब आपको क्या इससे निकालना है, आपको इससे निकालनी है करंट लायबिलिटी निकालनी है। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको पता ही है कि चालू संपत्ति में से जब हम चालू दायित्व को घटाते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, हमारी वर्किंग कैपिटल निकल के आती है। यहाँ पर हमको चालू अनुपात दे रखा है तो सबसे पहले हम चालू अनुपात का फॉर्मूला रखेंगे। तो चालू अनुपात हो जाएगा 2.5, इसको फॉर्मूले में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर करंट एसेट हो जाएगी, नीचे करंट लायबिलिटी हो जाएगी। इसको मान लीजिए एक्स, तो यहाँ पर आपकी चालू दायित्व अगर एक्स हो जाएगा तो चालू संपत्ति हो जाएगी 2.5x, लेस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1.5, और 1.5 क्या हो गया हमारा, 1.5 हो गया वर्किंग कैपिटल जो कि 30,000 है हमारी, यानी कि 30,000 जो है वो 1.5 है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 20,000। 20,000 हो जाएंगे हमारे, क्या होंगे, चालू दायित्व हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, चालू दायित्व ही निकालना था, करंट लायबिलिटी निकालनी थी जो कि निकल आएगी 20,000। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है आवश्यक, अनावश्यक, भार, समय और धन की बर्बादी। तो भारतीय उद्योगों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्यमिता की आवश्यकता है। आज उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता साहस जिसे बोला जाता है। उद्यमिता होती है एंटरप्रेन्योरशिप, किसी काम को शुरुआत जो व्यक्ति करता है, जो पूरा जोखिम लेता है, जो रिस्क उठाता है, वो व्यक्ति उद्यमी हो जाता है। तो आज के टाइम में अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडिया की सिचुएशंस चल रही हैं, तो उद्यमियों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जॉब सेक्टर में अगर बात करें तो बहुत कम जॉब्स हैं। ज़्यादा टैलेंट तो बहुत है लेकिन उसको जो है एक अपनी पोजीशन नहीं मिल पा रही है, एक अच्छी जगह नहीं मिल पा रही। हम सब लोग तैयारी में ही तो लगे हैं, आप भी हैं, आपके में टैलेंट है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या है, लिमिटेड वैकेंसी हैं। जितने भी आपने फॉर्म डाल रखे होंगे, फॉर्म पड़ा होगा 5-6 लाख 10 लाख, लेकिन वैकेंसी 4,000 5,000 जो आती है, सिर्फ उतने ही बच्चों को क्या मिलेगी, सर्विस मिलेगी। बाकी के बच्चे जो होंगे वो कहीं और तैयारी करने लग जाएंगे। तो क्या है, टैलेंट तो बहुत है लेकिन उसको सही जगह नहीं मिल पा रही। तो वहाँ पर अगर हम खुद अपना कुछ शुरू करेंगे, आज के टाइम में देखिए ऐसे छोटे छोटे लोग स्टार्टअप खोल रहे हैं, कहाँ से कहाँ वो पहुँच जा रहे हैं, हम सब लोगों ने देखे हैं। जैसे MBA चाय वाला है, या जो पानी पूरी के आजकल काफ़ी स्टॉल फेमस हो रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं तो वो उद्यमिता ही तो है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आज के वक्त में इसकी बहुत ज़रूरत है इंडिया में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 के कोड से सही उत्तर का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपकी दो लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। आपको आपस में क्या करना है, सही को सही से मिलाना है। कार्यात्मक संगठन, जेड सिद्धांत, प्रबंधकीय ग्रिड और प्रत्याशा का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि हमें यहाँ पर पता है प्रत्याशा का सिद्धांत किसका है, तो यहाँ पर काफ़ी हेल्प भी रहती है कि अगर आपको एक पता होता है या दो पता होता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं बाकी के, अगर आपको सारे नहीं भी पता हो तो यहाँ पर जो कार्यात्मक संगठन है वो किसका है, वो है FW टेलर का, जिसे फंक्शनल मैनेजमेंट बोलते हैं। जेड सिद्धांत है वो किसका है, वो हो जाएगा विलियम जी आउची का। और जो प्रबंधकीय ग्रिड है वो हो जाएगा ब्लैक और माउंटेन का। और प्रत्याशा का सिद्धांत किसका है, प्रत्याशा का सिद्धांत हो जाएगा विक्टर ब्रूम का। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
इस एक क्वेश्चन से हमें 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर आपका अलग अलग पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कंपनी लॉ से लिया हुआ क्वेश्चन है कि रजिस्टर्ड कार्यालय जो होता है वो किस में दे रखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पार्षद सीमा नियम में दे रखा होता है। उसका जो वाक्य है उसी में से एक वाक्य यहाँ पर ये भी हो जाएगा। तो उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम ले जा रहे हैं, अगर एक राज्य के अंदर ही लेके जाते हैं किसी एक शहर से दूसरे शहर में या एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो वहाँ पर संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा, सामान्य प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव एवं कंपनी लॉ बोर्ड के अनुमोदन द्वारा। तो कैसे लेके जाया जाएगा, इसे हम विशेष प्रस्ताव एवं कंपनी लॉ बोर्ड का अनुमोदन, यानी कि हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है कंपनी लॉ बोर्ड से, उसके बाद ही हम उसको एक स्थान से दूसरे यानी एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जा सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या विशेष रूप से उल्लिखित है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो साझेदारी फर्म होती है, एक तरह से घुमा के पूछा गया है कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो साझेदारी फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, तो वो उसका जो भी काम होता है या जो भी कुछ उसके बारे में रूल्स और रेगुलेशन है वो कहाँ दे रखे हैं। वो हो जाएगा साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनी अधिनियम 1956, संविदा अधिनियम 1972, परिक्राम्य प्रलेख अधिनियम 1882। तो किस में दे रखे हैं वो, साझेदारी अधिनियम 1932 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ऐसे कितने होती है अधिकतम संख्या, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, अनुपात विश्लेषण, बजटगत नियंत्रण, स्कंध नियंत्रण, विक्रय बजटिंग। तो एबीसी विश्लेषण क्या होता है, एबीसी विश्लेषण आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है, जहाँ पर हम सामग्री नियंत्रण को पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने पढ़ा था एबीसी विश्लेषण के बारे में। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पर अलग से भी एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट है, इनकम टैक्स है, इकोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, और भी बहुत से सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप उसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एबीसी विश्लेषण का प्रयोग के लिए किया जाता है, तो वो हो जाएगा स्कंध नियंत्रण के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। फुल फॉर्म हो जाएगी ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत योग ठेका उपयोगी है ठेकेदार के लिए, ठेकेदाता के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो लागत योग ठेका उपयोगी होता है वो हो जाएगा, तो आपने बनाया होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर लागत धन ठेका योग के हिसाब से भी बनता है, तो वहाँ पर साथ में प्रॉफिट ऐड रहता है, तो वो दोनों के लिए ही उपयोगी रहता है, क्योंकि पहले से ही पता चल जाता है कि कॉस्ट प्रॉफिट कितना टोटल आएगा, तो दोनों के लिए ही उपयोगी होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंकेक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है जो ऑडिटिंग होती है उसका एक हिस्सा नहीं होगा, इसमें से कौन। प्रमाणकों का परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल बिना उसके परीक्षण के हम यही नहीं जान पाएंगे कि जो है किसी तरह का कपट या छल या असत्य व्यवहार तो नहीं है। संस्था के अधिकारियों से कुछ स्पष्टीकरण मांगना, आवश्यकता होने पर मांगा जाता है। चिट्ठा लाभानी खाता तैयार करना, अंकेक्षक प्रतिवेदन तैयार करना, अंकेक्षक रिपोर्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पूरा अंकेक्षक का कार्य होने के बाद रिपोर्ट तैयार करता है अंकेक्षक। चिट्ठा लाभानी खाता तैयार करना, ये कार्य जो होता है वो अंकेक्षण में नहीं आता, ये लेखांकन का कार्य, अकाउंटिंग का कार्य है जो पहले होता है और उसके होने के बाद ही अंकेक्षण किया जाता है। तो ये जो होगा अंकेक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर जांच करना दे रखा होता कि चिट्ठा लाभानी खाता की जांच करना, वो करेक्ट होता, लेकिन तैयार करना अंकेक्षण का कार्य नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा खाता प्रणाली, इकहरी खाता प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे इसका आंसर तो आता होगा, लेकिन जब आप लगाने जाएंगे, टिक करने जाएंगे, तो वहाँ पर दोहरा लेखा और दोहरा खाता, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है। करेक्ट कौन होगा, दोहरा लेखा प्रणाली है। खाते दोहरे नहीं रखे जाते हैं, लेखांकन दोहरा किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आप में से कितने लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सचिव का दायित्व होता है केवल प्रसंविदात्मक, केवल वैधानिक, केवल दीवानी, प्रसंविदात्मक एवं वैधानिक दोनों। तो जो कंपनी सचिव होता है उसका प्रसंविदात्मक एवं वैधानिक दोनों ही तरह के दायित्व होते हैं। कंपनी सचिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी के स्वयं के तो हाथ पैर होते ही नहीं है जो कंपनी चले, लेकिन नाम मात्र की व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसका कार्य किसी और के द्वारा कराया जाता है। कौन करता है, जो सचिव होते हैं, उसके जो संचालक होते हैं, इन सबके द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पर जो उसके दायित्व होंगे वो दोनों ही होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए फर्म का चालू अनुपात 5:3 है। इसकी कार्यशील पूंजी 20,000 है। इसकी चालू संपत्तियों का मूल्य होगा। अभी सेम ऐसा ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व करवाया है, वहाँ पर हमने निकाला था चालू दायित्वों को। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे चालू संपत्तियाँ पूछ रहा है कि क्या होंगी, 30,000, 50,000, 20,000 या फिर 60,000। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, जब तक आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलएम वक्र में खिसकाव किस कारण होता है? स्वायत्त निवेश में वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि, बचत की दर में वृद्धि। यहाँ पर जो एलएम वक्र है उसमें आपसे पूछ रहा है कि उसमें खिसकाव यानी कि वो अपने जगह से दूसरी जगह पर क्यों खिसकता है, या इस तरह से कह सकते हैं कि क्यों उसमें जो है ऊपर नीचे कोई भी विचरण होता है, उसका कारण आपसे पूछा है। तो उसका कारण क्या हो जाएगा? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। ये वक्र किससे संबंधित होता है? ये वक्र जो होगा वो मुद्रा बाजार के संतुलन से संबंधित होता है। तो जब भी आय एवं ब्याज दरों में जो विभिन्न सहयोग होते हैं, ये उसको प्रदर्शित करता है कि मुद्रा की कुल मांग और मुद्रा की कुल पूर्ति जो होती है वो आपस में बराबर होती है। तो जब ये ऊपर की ओर जो एलएम कर्व पॉजिटिव स्लोप होगा, वो कर्व क्या होता है? ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, और उसकी जो खिसकाव होता है मुद्रा में जो आपूर्ति में वृद्धि होती है उसके कारण होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे आयात जो उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी कि एक ऐसे आयात, कभी कभी कुछ चीज़ों को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को विदेशों से आयात किया जाता है, इंपोर्ट करा जाता है। तो वहाँ पर उनको विस्तार को क्या कहा जाएगा, या किस नाम से उनके विस्तार को क्या कहा जाएगा, किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इस तरह के आयात हो जाते हैं विकासात्मक आयात। यहाँ पर जो विकास करने के उद्देश्य से ही आयात किया जा रहा है, इसलिए विकासात्मक आयात हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विकास करने के, बढ़ाने के, विस्तार करने के उद्देश्य से ही आयात किया जा रहा है, तो वो विकासात्मक आयात हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन विकास की अवधारणा है सहयोग, संगठनात्मक परिवर्तन, कर्मचारी विकास, अधिकतम उत्पादन। तो संगठन का विकास करना, संगठन क्या होता है? व्यक्तियों का एक समूह होता है, एक लक्ष्य की ओर मिलकर के कार्य करते हैं वो लोग। यहाँ पर संगठन की जो विकास किया जा रहा है तो उसकी अवधारणा क्या हो जाएगी? तो संगठन के विकास की अवधारणा सहयोग होती है। बिना सहयोग के संगठन का विकास नहीं किया जा सकता, पूरी तरह कॉर्पोरेशन पर ही डिपेंड कर जाता है जो संगठन होता है वो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है शुद्ध लाभ 1,50,000 रुपये, स्वाधिकार लाभांश है 25,000, कर है 10,000, समता अंश पूंजी है 10 लाख की, अंश पूंजी प्रति अंश 10 रुपये। यहाँ पर प्रति अंश आय आपको निकालना है। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, जिसे ईपीएस बोलते हैं शॉर्ट में, इसे कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पर पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तीनों ही चीज़ों को लेस कर दिया जाता है, अपॉन में हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पर तो सबसे पहले हमें निकालना होगा, शुद्ध लाभ दे रखा है 1,50,000 का, लेकिन साथ ही हमको लाभांश होकर बताया है, इसका अर्थ ये है कि ये दोनों चीज़ें इसमें से लेस नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड निकालना होगा। तो इसको हम पहले लेस कर देंगे, कर को और स्वाधिकार लाभांश को, दोनों को घटाने के बाद कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट? 1,15,000 का। अब हमें निकालनी है अंशों की संख्या। हमको कुल अंश पूंजी बता दी है और ये बता दिया है कि एक अंश कितने का है। अब हमें निकालना है कुल अंशों की संख्या। कैसे निकालेंगे? कुल अंश पूंजी बटे या अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, एक अंश कितने का है? 10 रुपये का, अपॉन आ जाएगा 10, डिवाइड कर दीजिए 1 लाख, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख के हैं। अब हम निकाल लेंगे ईपीएस। कैसे निकालेंगे? आपका जो प्रॉफिट निकल के आया था ऊपर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1.15। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक जांच कम करती है। नैतिक जांच क्या होती है? अंकेचर से रिलेटेड है। तो आपने कई तरह का अंकेचर पढ़ा होगा कि जो सामयिक होता है, सतत होता है, चालू होता है, अलग अलग तरह का होता है। तो नैतिक जांच जो होती है यानी कि लगातार होती रहती है, एक अंकेक्षक के कार्य को, एक अंकेक्षक के दायित्व को कम करती है। उपरोक्त तो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लगातार किसी चीज़ की जब हम जो खाते बना रहे हैं उनकी जांच भी साथ साथ चलती रहती है, तो वहाँ पर ये रहेगा कि उसमें त्रुटि होने की संभावना कम रहती है, या किसी तरह का छल कपट कुछ किया जाता है तो फौरन ही उसे पकड़ लिया जाएगा। तो क्या करती है नैतिक जांच? एक अंकेक्षक के कार्य को कम करती है, दायित्व कम नहीं होगा। दायित्व उसका जितना है उसका से रिलेटेड कि हाँ वो एक सही ढंग से अंकेक्षक का कार्य करे और अपनी एक सही रिपोर्ट तैयार करे, वो उसका दायित्व रहेगा, सिर्फ उसके कार्य को कम करती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारों से प्राप्त राशि 12,000 तथा फर्नीचर क्रय किया गया 7,000 का, कोष प्रभाव पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? कार्यशील पूंजी में 5,000 की शुद्ध वृद्धि होगी, कार्यशील पूंजी में 5,000 की शुद्ध कमी होगी, कार्यशील पूंजी में 19,000 की शुद्ध वृद्धि होगी, कार्यशील पूंजी में 7,000 की शुद्ध कमी होगी। यहाँ पर आपको ये निकालना है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं
तो वहाँ पर जो फंड फ्लो निकाला जाता है कि फंड फ्लो ऑपरेशन जो निकाला जाता है, तो उसमें आपको बताना है कि 2 उसके ट्रांज़ैक्शंस जो दे रखे हैं, एक देनदारों से प्राप्त हुई है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और फर्नीचर उसने परचेज़ किया है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो डेटर्स से राशि प्राप्त हो रही है 12,000 की, यहाँ पर डेटर्स और कैश दोनों एक ही साइड की मद है, दोनों करंट एसेट्स हैं। तो यहाँ पर अगर डेटर्स से उसको राशि मिल जाएगी, डेटर्स तो 12,000 से कम हो जाएंगे और कैश 12,000 से बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उसने फर्नीचर 7,000 का क्रय किया था, तो फर्नीचर के क्रय से उसकी कैश 7,000 से कम हो जाएगी, तो देनदारों वाला कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन ये 7,000 से उसकी जो शुद्ध कार्यशील पूंजी है उसमें कमी आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्यशील पूंजी में 7,000 की शुद्ध कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषम है? आंतरिक समन्वय, लंबवत समन्वय, स्वसमन्वय, बाह्य समन्वय। तो क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा विषम है, कौन सा अलग है। तो आंतरिक समन्वय, लंबवत समन्वय, स्वसमन्वय, बाह्य समन्वय। तो यहाँ पर जो लंबवत समन्वय दे रखा है वो बाकियों से क्या है, अलग हो जाएगा। समन्वय क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन, किस तरह से आपस में मिलकर के दो विभाग एक साथ काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो ये दे रखे हैं वो समन्वय के प्रकार दे रखे हैं, लेकिन जो लंबवत समन्वय होता है वो आंतरिक समन्वय का ही एक हिस्सा है, आंतरिक समन्वय में ही आ जाता है। आंतरिक समन्वय 2 तरह के होते हैं, क्षैतिज और लंबवत, और बाकी सब अलग अलग दे रखे हैं प्रकार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वो अलग हो जाएगा बाकियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? पेशगी प्राप्ताएं, जो एडवांस इनकम होती है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। बैंक ऋण, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति। तो यहाँ पर कौन सी मद में किस में जो होगा डेबिट शेष, जो अकाउंट्स बनाएंगे उसका तो डेबिट शेष हमेशा रहेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। उसमें क्या रहता है? सदैव हमेशा क्या रहेगा? डेबिट शेष रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह व्यय जो होता है वो बीमा प्रीमियम में से घटाकर दिखाते हैं, और ये साथ ही क्या है, किस तरह का है? ये आयगत व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्पण मूल्य लागू होता है, इसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है, किस चीज़ पर लागू होगी? जीवन बीमा पर, अग्नि बीमा पर, समुद्री बीमा पर, सभी प्रकार के बीमा पर। जो समर्पण मूल्य होता है, सरेंडर वैल्यू होती है, वो सिर्फ जीवन बीमा पर ही लागू होती है। ये कब किया जाता है? जब बीमा कंपनी के द्वारा जो बीमा कराने वाला व्यक्ति होता है, एक बीमा पत्र जो इंश्योरेंस लेटर होता है उसको कंपनी को दिखाता है या कंपनी को सौंप देता है। ऐसा कब होता है? जब बीमा कराने वाला जो व्यक्ति होगा बीमा कंपनी को प्रीमियम देने में असमर्थ होता है, कि वो प्रीमियम नहीं चुका पा रहा है, तो वो समर्पण कर देता है, तो वो हो जाएगा जीवन बीमा के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना का परिणाम है या कथन है? तो डिफिनेशन एक तरह की दे रखी है उद्यमिता के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो आपसे पूछ रहा है ये कथन किसका है? शुम्पीटर का, मैक्लेलैंड का, हेगेन का, जॉन कुनकेल का। तो ये कथन किसका हो जाएगा? जॉन कुनकेल का। उन्होंने ही कहा था कि उद्यमिता किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना का परिणाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर लता एक प्रकार है, इसे इंग्लिश में ग्रैपवाइन बोलते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण है, क्षैतिक संप्रेषण है, लंबवत संप्रेषण है, औपचारिक संप्रेषण है। तो जो अंगूर लता ग्रैपवाइन संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है वो हो जाता है अनौपचारिक संप्रेषण। इसमें क्या रहता है, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं आपस में अलग अलग तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई एक सीक्वेंस में नहीं होते। इसी तरह से संप्रेषण भी जो होता है एक से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे से तीसरे को एक अव्यवस्थित तरीके से फैलता रहता है, और उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि जो बात कही जा रही है सही अर्थ में वो ऐसे ही पहुँचे। अर्थ का एक तरह से बोले तो अनर्थ होकर दूसरे तक पहुँचता है, तो वो कहलाता है आपका अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो तो अंकेक्षक को इसकी सूचना देनी चाहिए। यानी कि जो कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट है उसके प्रावधान जो थे उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं किया गया है कंपनी में, और इसकी सूचना अंकेक्षक को, ऑडिटर को मिलती है, तो किसको इसके बारे में सूचित करेगा? संचालक मंडल को, प्रबंध संचालक को, अंशधारियों को, केंद्र सरकार को। तो इसकी सूचना जो होगा वो अंकेक्षक किसको देता है? संचालक मंडल को देता है कि इस तरह से कार्य सही ढंग से नहीं किया गया है या इस तरह से अवहेलना करी गई है। उसके बाद जो इसके अतिरिक्त जो सामान्य दशाएं होती हैं तो वहाँ पर जो अंकेक्षक होता है इसकी सूचना वो अंशधारियों को ही देगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आती है कि प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो पहले अंकेक्षक इसकी सूचना संचालक मंडल को देगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपातों की नियम की अवस्थाएं हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो परिवर्तनशील अनुपात होते हैं उनके कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमने पढ़ा है कि एक हो जाती है जो बढ़ती व्यवस्था में होता है, वृद्धि की अवस्था होती है, एक हो जाती है समता की अवस्था, और तीसरी हो जाती है ह्रास की, पतन जो हो रहा होता है, गिरने लगती है। तो वहाँ पर 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, किसी और तरह की आप वीडियोस चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।